नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत निस्संदेह आज हम कोरोना से ही करने वाले हैं, क्योंकि कोरोना का ग्राफ देश के अंदर तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको रमज़ान का पवित्र माह आज से प्रारंभ हुआ है, उसके लिए सभी मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद देते हैं। और रमज़ान के पवित्र माह के साथ साथ आज एक और त्यौहार, एक पर्व मनाया जा रहा है, और वो सिंधी समाज के लिए सबसे बड़ा पर्व देश के अंदर माना जाता है। दोस्तों, चेटी चंड का त्यौहार भी आज ही है और आज इसकी शुरुआत हुई है। और चेटी चंड का त्यौहार जो मनाया जाता है, चेटी चंड का त्यौहार भगवान श्री झूलेलाल जी के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। मैं आपको बताऊं विस्तार से थोड़ा सा। तो चेटी चंड का त्यौहार जो है सिंधी समाज का सबसे बड़ा त्यौहार है और इसको भगवान श्री झूलेलाल जी के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। और दोस्तों, भगवान श्री झूलेलाल जी का जन्मोत्सव कौन सा जन्मोत्सव है? 1071वां जन्मोत्सव आज मनाया जा रहा है। और इसके दौरान हमारे नूर भादरा, राजगढ़, तारनगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले में भी सिंधी समाज के लोग रहते हैं। और विशेषकर मैं अगर भादरा के लोगों का जिक्र करूं तो यहाँ किस प्रकार से मनाया है, हमने बहुत बार कार्यक्रम देखे हैं, उनके कार्यक्रम में शिरकत भी की है। तो दोस्तों, उनके कार्यक्रम के अनेक रूप होते हैं। जैसे सर्वप्रथम ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम प्रारंभ होता है और उसके बाद में भंडारा भी होता है और झांकियाँ भी निकाली जाती है, पूजा हवन भी किए जाते हैं और शाम को संध्या, भजन संध्या का भी आयोजन किया जाता है। लेकिन सबसे रोचक चीज़ जो होती है वो दोस्तों होती है जिस प्रकार से भगवान श्री झूलेलाल जी की झांकी कस्बे के बाजारों से निकाली जाती है ढोल नगाड़ों के साथ। उसके साथ ही सिंधी समाज के बड़ी संख्या में युवा डांडिया खेलते हैं और डांडिया खेलते हुए पूरे कस्बे के अंदर जो है भगवान श्री झूलेलाल जी की झांकी निकाली जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सिंधी समाज में इस त्यौहार को मनाया जाता है। हम सिंधी समाज के सभी लोगों को चेटी चंड की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और रमज़ान के पवित्र माह के उपलक्ष्य में आज से पवित्र माह प्रारंभ हुआ है, तो उसके लिए सभी मुस्लिम भाइयों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ कल भी एक साथ नवरता और माँ भगवती के नवरते की कल शुरुआत हुई थी दोस्तों, और एक साथ हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत हुई थी। तो ये बड़ी धूमधाम के साथ पूरे क्षेत्र में, प्रदेश में, देश में मनाया गया। तो इसके लिए भी आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और दोस्तों, नवरात्रा का समय है और नवरात्रा के अंदर माँ भगवती के नवरात्रे किए जाते हैं और विशेषकर कन्याओं का पूजन इसमें किया जाता है। तो दोस्तों, इससे आज जो माहौल है एक कोरोना काल के दौरान वो ज़रूर भक्तिमय हुआ है, लेकिन मैं आपसे साफ संदेश के माध्यम से निवेदन करूंगा और गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप, चाहे वो रमज़ान का पवित्र माह हो, उसकी पवित्र नमाज हो, वो अपने घर में पढ़े, और चाहे नवरात्रा की पूजा हो वो भी आप अपने घर में ही करें। और कोरोना का कहर जो है देश में तेज़ी के साथ बढ़ रहा है दोस्तों, और हमारा देश जो है वो पूरे विश्व में सबसे अव्वल है। वर्तमान में जो देश में कोरोना का ग्राफ चल रहा है, विश्व में कहीं भी ऐसा ग्राफ देखने में नहीं आया। और जो 24 घंटे में मामले आए हैं दोस्तों, 1,84,372 मामले 24 घंटे में इस देश में सामने आए हैं दोस्तों। ये डराने वाले आंकड़े हैं और हम कुछ ही दिनों में 2 लाख और 3 लाख 4 लाख भी क्रॉस कर सकते हैं। ये बहुत डरावना है। जो प्रथम लहर थी कोरोना की हमारे देश में दोस्तों, उसमें भी हम 1 लाख क्रॉस नहीं कर पाए थे। 97,000 पर हमारा ग्राफ जो है चरम पर जाकर अटक गया था। और उसके बाद में जो कोरोना का ग्राफ तेज़ी के साथ नीचे आया, वो हमारे देश की सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, सभी ने मिलकर बेहतर प्रयास किए। और इसी के चलते चाहे बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो ताली थाली आदि स्कीमें, योजनाएं हो, उन सभी के दम पर हम जो है कोरोना को पिछली वर्तमान प्रथम लहर में जो है वो परास्त करने में कामयाब हुए थे। लेकिन दूसरी लहर ये किस प्रकार से कहर बरपा रही है दोस्तों, आपको और हमको इसके ऊपर बहुत मनन करना होगा। और तेज़ी के साथ जो राज्य डरते जा रहे हैं दोस्तों, महाराष्ट्र में तो एक प्रकार से मिनी लॉकडाउन की स्थिति
लग चुकी है। और मिनी लॉकडाउन ही नहीं, कल से महाराष्ट्र में लॉकडाउन तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन ब्रेक द चेन नाम दिया गया है उसको, ब्रेक द चेन। और उसके अंदर जो प्रावधान है, जो पाबंदियां हैं दोस्तों, सेम उसी लॉकडाउन की तरह है। और ज़रूर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ा कोरोना पैकेज भी मजदूरों को और अपने प्रदेशवासियों को दिया है। और उसके अंदर चाहे 2,00,000 की सैलरी हो, 1,500 की सैलरी रिक्शे वालों की हो, आदि आदि इस प्रकार से पैकेज दिया गया है। लेकिन इसको क्या महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन, इस कार्यक्रम के तहत कोरोना की चेन को रोका जा सकता है? देखते हैं। इसको लेकर इसके अंदर समीक्षा भी की जाएगी, 30 अप्रैल तक इसको देखा जाएगा। और अगर ये कामयाब रहता है दोस्तों, तो और भी स्टेट और भी राज्य इसको अपना सकते हैं। ब्रेक द चेन एक कार्यक्रम महाराष्ट्र की सरकार द्वारा ये दिया गया है, और उसमें सब कुछ लॉकडाउन की तरह ही है, लेकिन इसका नाम जो है बदल दिया गया है। तो देखते हैं। महाराष्ट्र देश में ऐसा राज्य है दोस्तों, कुल मामले जितने देश में आ रहे हैं उससे आधे से कहीं ज़्यादा, अर्थात 60% के लगभग 50% से ऊपर मामले जो है महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो मैं अब आपको जल्दी से देश में कोरोना के आंकड़ों के बारे में जानकारी दूंगा। देश में 1,84,372 लोग अब तक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं 24 घंटे में दोस्तों। 1,027 लोगों की मौत हुई है। ये जो ग्राफ है मौत का दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको ये कहना चाहूँगा कि प्रथम लहर के मुकाबले दूसरी लहर इसलिए भी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें मौत का ग्राफ बहुत ज़्यादा है दोस्तों। 1,027 का आंकड़ा अब जो छुआ है वो एक रिकॉर्ड है, एक दिन के अंदर मरने वालों की संख्या जो है। ब्राज़ील के बाद हम दूसरे नंबर पर है मौतों के मामले में दोस्तों। ब्राज़ील में आज भी हमसे ज़्यादा मौत हो रही है, लेकिन विश्व में जो कोरोना के मामले आ रहे हैं उसमें हमसे ऊपर कोई नहीं है। विश्व के अंदर सबसे अधिक मामले भारत में आ रहे हैं दोस्तों। ये हमारे लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है दोस्तों। तो ठीक कितने हुए 24 घंटे में, ये रिकवरी रेट का इस वक्त हमारे देश के अंदर क्या अनुपात चल रहा है दोस्तों, ये भी बहुत डराने वाला है। किसी समय प्रथम लहर के अंदर हमारा रिकवरी रेट 97% था, और एक बार तो ये 98 के करीब पहुंच गया था दोस्तों। इसको पूरी दुनिया में बहुत बड़ा रिकवरी रेट माना गया था कि जितने हमारे 100 मरीज अगर कोरोना के आ रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, तो उनमें से 98 ठीक होकर घर जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। और मात्र 2 मरीज जो है वो ही इलाज के दौरान या तो मौत का ग्रास बने हैं या वो गंभीर बीमारी से ग्रस्त होकर ठीक होने की स्थिति में नहीं थे। तो इस प्रकार का रिकवरी रेट था। लेकिन इस दूसरे कोरोना की लहर में रिकवरी रेट 90 से भी कम आ गया है। ये डराने वाली चीज़ है दोस्तों। 89 के करीब जो रिकवरी रेट आया है, ये बहुत डराने वाला है, और आपको हमको इसमें बहुत सोचना पड़ेगा दोस्तों। ये मजाक नहीं है। और युवाओं को मैं विशेष तौर से कहना चाहूँगा दोस्तों, हमारे हनुमानगढ़ जिले में ही ले लीजिए, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। 87 मामले 11 और 12 तारीख को, 10 और 11 तारीख को जो सैंपल लिए गए थे 1500 के करीब, उनमें 87 मामले आए थे। उनमें से 28 लोग वो थे दोस्तों जिनकी उम्र 20 से 30 वर्ष थी। 20 से 30 वर्ष वाले 28 लोग सबसे ज़्यादा जो ग्राफ था। और एक तो 8 वर्ष का बच्चा भी कोरोना से पॉजिटिव भादरा में पाया गया दोस्तों। तो ये जो है मामले हैं वो युवाओं को कतई ये भ्रम पालने वाले नहीं हैं कि हम तो युवा हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर तो निश्चित रूप से बड़े बुजुर्गों से स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। इम्यूनिटी पावर आपकी बेशक मजबूत होगी, आप मौत का ग्रास बेशक ना बने, लेकिन कोरोना की चपेट में आप आने से नहीं बच पा रहे, क्योंकि ये सेकंड लहर जो है, दूसरी लहर जो है, वो यही निर्देश दे रही है और यही संकेत दे रही है अपने आंकड़ों से दोस्तों। तो मैं कहना चाहूँगा कि इन आंकड़ों से डरिएगा और बगैर काम घर से बाहर नहीं निकलिएगा, और मास्क लगा कर रखिएगा, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखिएगा दोस्तों। यही इससे इस वक्त वर्तमान में सबसे बड़ी वैक्सीन है। मास्क, सोशल डिस्टेंस और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचिएगा। ये बहुत बड़ी वैक्सीन है, और इसी के चलते पूरा विश्व जो है, बहुत से देश जो है जो कोरोना को मात देने में सफल हुए, वो इसी के दम पर हुए हैं दोस्तों। वैक्सीन तो अब आई है, और वैक्सीन की और भी वैक्सीनें हैं, वो आ जाएगी, अपने अंतिम ट्रायल में चल रही है।
तो वैक्सीन आती रहेगी दोस्तों, हमें कोरोना के साथ जीना और मरना है। तो मैं चाहता हूं कि कोरोना के साथ मरना छोड़ दीजिए, कोरोना के साथ हमें जीना है और कोरोना को हराना है हमें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आंकड़े बताऊंगा आपको। जो टीकाकरण हुआ है दोस्तों देश में, टीकाकरण ने भी 11 करोड़ का आंकड़ा छुआ है हमारे देश में। ये हमारे लिए खुशी की बात है। और 11,79,79,578 वैक्सीनेशन का कार्य देश में हुआ है और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी संख्या है और हम तेज़ी के साथ टीकाकरण में चल रहे हैं, जो दुनिया के अंदर बेहतरीन पोजीशन वाले भारत की तस्वीर पेश करता है। दोस्तों एक्टिव मरीज भी हमारे देश में 13,67,704 है, ये भी डराने वाले हैं। 13 लाख एक्टिव केस कतई कम नहीं कहे जा सकते दोस्तों। और अब तक जो कोरोना के मरीज हमारे देश में अब तक जो आए हैं वो 1,38,73,825 कोरोना के मरीज अब तक भारत में सामने आ चुके हैं दोस्तों। तो महाराष्ट्र का आंकड़ा अगर 24 घंटे का वर्तमान का देखें दोस्तों तो 60,212 है, 279 लोगों की मौत हुई है, मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। और गुजरात के अंदर 6,690 67 लोगों की मौत हुई है। और दोस्तों पश्चिम बंगाल में 4,817, पश्चिम बंगाल में अब ये परिणाम जो है वो चुनावी रैलियां हुई थी दोस्तों, अब वहाँ कोरोना बम फूटते जा रहे हैं और मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, ये तो दोस्तों होना भी था। और केरल में 7,515 मामले, केरल में जरूर ये स्थिति जो है नियंत्रण में हुई है। इसका बड़ा कारण दोस्तों विशेषज्ञों की भी माने और हम केरल के पूरे घटनाक्रम पर नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा टेस्टिंग केरल में हुई है दोस्तों। केरल में टेस्टिंग का ग्राफ जो है बहुत तेज़ी के साथ हुआ और वैक्सीनेशन का ग्राफ भी केरल के अंदर है वो बहुत शानदार रहा है। और इसी का परिणाम है कि केरल में मामले तेज़ी के साथ घट रहे हैं दोस्तों। केरल में भी 15-15 हज़ार मामले आने लगे थे। तो इसी के साथ दिल्ली का मैं जिक्र करना चाहूँगा दोस्तों। दिल्ली ने मुंबई को भी पछाड़ दिया है। जो 5-7-10 दिन पहले मुंबई हमारे पूरे देशवासियों का सिर दर्द बनी थी, चिंता का कारण बनी थी, उस मुंबई का स्थान अब दिल्ली ने ले लिया है। और दिल्ली में मात्र 24 घंटे में 13,478 मामले सामने आए हैं दोस्तों। और ये डराने वाले मामले हैं, मात्र एक शहर एक दिल्ली में इतने मामले आने। और केजरीवाल लगातार दोस्तों संदेश दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई और अस्पतालों के अंदर बेड की स्थितियाँ कम पड़ने लगी तो लॉकडाउन भी लगाना पड़ सकता है। और मैं लॉकडाउन लगाना नहीं चाहता लेकिन लगाना पड़ सकता है दोस्तों। तो इसके साथ पंजाब का आकलन करें तो 2980-50 लोगों की पंजाब में मौत हुई है दोस्तों। और यूपी का अगर जिक्र करें दोस्तों तो ये तेज़ी के साथ आंकड़े बढ़े हैं। यूपी में 17,863 मामले 24 घंटे में यूपी से आए हैं और यूपी के अंदर तेज़ी से मामले बढ़े हैं, इसमें संदेह नहीं। और हरिद्वार में चल रहे कुंभ के दौरान जो स्नान हो रहा है दोस्तों वहाँ भी कोरोना के बम फट रहे हैं। एक तरीके से 400-500 से अधिक मामले हरिद्वार से आ रहे हैं। हम जल्दी से आपको कुछ चुनिंदा शहरों की, महानगरों की भी कोरोना स्थिति के बारे में बताएंगे। और झारखंड के अंदर 2844 मामले आए हैं दोस्तों और 29 लोगों की झारखंड में 24 घंटे में मौत हुई है। और छत्तीसगढ़ में 15,121, छत्तीसगढ़ जो है देश की चिंता बढ़ाने वाला स्टेट बनता जा रहा है दोस्तों और 29 लोगों की मौत हुई है। बिहार में भी 4,157 मामले आए हैं। बिहार में भी तेजी के साथ कोरोना बढ़ता हुआ जा रहा है। कोरोना का ग्राफ निश्चित रूप से टेंशन बढ़ाता जा रहा है दोस्तों। राजस्थान में भी 5,528 कोरोना के मामले आए हैं, 28 लोगों की 24 घंटे में मौत हुई है। तो हमारा राजस्थान भी इसमें अव्वल है और हमें डरने की आवश्यकता है दोस्तों। अब ये जो कोरोना की लहर चल रही है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बैठक आज सुबह 12 बजे ली और वो ली दोस्तों शिक्षा मंत्री के साथ। और शिक्षा मंत्री निशंक के साथ ये बैठक थी और ये खास जो बैठक थी वो सीबीएसई के जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा नज़दीक थी 4 मई को दोस्तों, उसको लेकर ये बैठक हुई। और उसके अंदर जो डिसीजन, जो निर्णय निकल कर आया, क्योंकि बहुत से राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी ये सिफारिश की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप ये जो सीबीएसई का एग्ज़ाम है 10वीं 12वीं बोर्ड का, इसको कैंसिल कर दीजिए, हम इसके फेवर में नहीं है। क्योंकि अगर इसकी परीक्षा का आयोजन हम करते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा के उन मंदिरों में कोरोना के बम ना फूटने लगे, फुलझड़ियाँ ना छूटने लगे। तो दोस्तों इससे बचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से गहन चिंता करते हुए, विचार विमर्श करते हुए अंत में ये
एक डिसीजन लिया कि 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और 12वीं की परीक्षा को टाल दिया गया है और 12वीं की परीक्षा को 1 जून को दोबारा से समीक्षा होगी और उसके अंदर डिसीजन लिया जाएगा कि 12वीं की परीक्षा करवाई जाए तो कब करवाई जाए और कैसे करवाई जाए, इसके बारे में डिसीजन लेंगे। तो इसके अलावा एक भी देर शाम को आज 6 बजे पीएम की मीटिंग प्रारंभ हुई है दोस्तों, और वो भी कोरोना को लेकर है और वो मीटिंग है उपराज्यपालों के साथ दोस्तों। तो सभी राज्यों के उपराज्यपाल जो है तो दोस्तों राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ ये जो मीटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें राज्यपालों और उपराज्यपालों की भी भूमिका है कोरोना में सुनिश्चित करने के लिए ये मीटिंग संभवतः है। और इसका परिणाम हम आपको अभी नहीं बता सकते, क्योंकि इसके बारे में हमने पूरा छानबीन नहीं की है, क्योंकि 6 बजे लगभग यह मीटिंग प्रारंभ हुई थी और अभी मीटिंग की अंतिम घोषणा नहीं हो पाई है। तो दोस्तों इसके बारे में विस्तार से हम कल आपको बताएंगे। अगर कोई नया डिसीजन इसके अंदर आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तो इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों। तो चीन की वैक्सीन के चर्चे पूरे विश्व में चल रहे हैं दोस्तों। चीन की जो वैक्सीन है वो बेअसर साबित हो रही है, मात्र 50% ही इसका रिजल्ट दिखाया जा रहा है। ये वाकई में होना भी था दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से चीन से निकला हुआ ये कोरोना वायरस है कोविड-19, तो दोस्तों इसको लेकर चीन की भूमिका बेहद संदिग्ध है और पूरे देश, बहुत से देश, बड़े बड़े देश, ताकतवर देश और चीन के ऊपर आरोप भी लगा चुके हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। और अमेरिका के ट्रंप अभी तो वो वहाँ राष्ट्रपति नहीं रहे, उन्होंने तो पूरे चीन को पूरे विश्व में बदनाम कर दिया था इस मामले में कि उनकी लैब से निकला हुआ ये चाइनीज वायरस है। तो चाइनीज कोविड-19 को जो चाइनीज वायरस का नाम दिया था, उससे भी चीन की बहुत किरकिरी पूरे विश्व में हुई। तो कोरोना की जो वैक्सीन चीन ने बनाई थी दोस्तों, वो सबसे बड़ा खरीदार उसका ब्राज़ील था, मैं आपको बता दूं, और ब्राज़ील सबसे ज़्यादा त्रस्त कोरोना के द्वारा वर्तमान में विश्व में है। तो ब्राज़ील के अंदर उस वैक्सीन का असर जो है मात्र, वहाँ के विशेषज्ञों ने बताया कि मात्र 50% ही असर है और एंटीबॉडीज़ जो डेवलप हो रही है वो मात्र 10, 15, 20 दिन में ही, महीने में ही एंटीबॉडीज़ जो है वो गायब हो रही है दोस्तों, वो ख़त्म हो रही है, वो समाप्त हो रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोरोना की ये जो वैक्सीन चीन में बनी है वो बेअसर है। तो इसके साथ ही मैं कोरोना के मामले में हनुमानगढ़ जिले का जिक्र करूं तो दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में 39 नए रोगी कोरोना के आए, ये भी चिंता बढ़ाने वाली बात है। और संभवतः कल भी अन्य जो जांचें भेजी थी उसकी रिपोर्टें आ सकती हैं, तो हम आपको विस्तार से उसके बारे में बताएंगे। लेकिन एक्टिव मरीज की संख्या 517 हो चुकी है हनुमानगढ़ में। तो दोस्तों पूरे हनुमानगढ़ जिले में सभी तहसील हेडक्वार्टरों पर बैठे प्रशासक को मैं जो है निर्देश, जो सरकार के निर्देश है कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करवाने के, उनसे मैं साफ संदेश की तरफ से निवेदन करूँगा कि वो बढ़िया से फॉलो करवाया जाए। और बादरा में भी मैं देख रहा हूँ दोस्तों बहुत बड़ी संख्या में अब भी बगैर मास्क लोग बाज़ारों में घूम रहे हैं, ये स्थिति अच्छी नहीं है। और पुलिस प्रशासन को, नगर पालिका को सामूहिक ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए ताकि लोग जो है वो इसके लिए बाधित हो कि कम से कम घर से निकले वो मास्क लगा कर निकले। भीड़ भाड़ वाले इलाके भी उसी प्रकार से सब्जी मंडी में, बस स्टैंड में और बसों में भीड़ देखी जा रही है दोस्तों। तो ये स्थिति कतई अच्छी नहीं है और अभी भी हम लापरवाही ही बरत रहे हैं। मैं विशेषकर युवाओं से भी कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का आप गफलत में ना रहें और वहम ना पालें, क्योंकि जो 28 की संख्या मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी वो सबसे ज़्यादा युवाओं की है। और अगर मैं और संख्या आपको बताऊं तो 70 से 80 के बीच में जो उम्र है उनके लोगों की जो संख्या थी, जो 1500 जांच हुई थी, सैंपल लिए गए थे और 87 पॉजिटिव आए थे, उनमें मात्र 3 थे दोस्तों 70 से 80 के बीच में उम्र वाले। और अगर 60 से 70 उम्र वालों का जिक्र करें तो दोस्तों मात्र 12%। तो ये संख्या बहुत कम है। और 30 से 40% के अगर उम्र वाले लें तो दोस्तों वो भी 12% थे। तो सबसे ज़्यादा तो थे वो 20 से 30 वाले थे दोस्तों, और वो उनकी संख्या 28 थी। तो ये डरने वाली बात है और मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि मास्क लगा कर रखें। और मास्क की जो शिकायत है दोस्तों बहुत से स्कूल कॉलेजों से भी आ रही है।
वहाँ ठीक है, स्कूल कॉलेजों में ये अनिवार्य कर दिया गया है कि मास्क के बगैर आपका प्रवेश नहीं होगा, लेकिन वहाँ क्लासरूम से भी हमारे पास शिकायतें आ रही, क्लासरूम में जाते ही जो है बच्चे मास्क निकालते हैं, तो जब टीचर आते हैं तो मास्क लगाते हैं। ये स्थिति अच्छी नहीं है दोस्तों, ये लापरवाही है, ये लापरवाही हमें नहीं करनी है, क्योंकि आपके कारण उन स्कूलों को फिर से बंद होना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूँगा, छात्र छात्राओं से निवेदन करना चाहूँगा, घर से मास्क लगा कर जाएँ और क्लास में बैठे रहें तब भी आप मास्क लगा कर रखें। तो दोस्तों इसी के साथ ही मैं अन्य समाचारों की चर्चा करूँ तो सबसे पहले एक मैं चर्चा करना चाहूँगा दोस्तों, ट्रैप जो हो रहे हैं राजस्थान में, बड़ी संख्या में घूसखोर ट्रैप किए जा रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो 3 महीने में, मात्र 3 महीने में ये संख्या 100 से अधिक रही दोस्तों। तो घूसखोरों को किस प्रकार एसीपी, ये जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है, वो गिरफ्त में लेता जा रहा है, ये बहुत ही वाकई हैरान करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले कभी ऐसी ट्रैपिंग कार्रवाई नहीं देखी गई। उसके बारे में मैं अगर आपको आंकड़ा बताऊं तो मात्र 90 दिनों में 110 ट्रैप हुए हैं और उनमें 34 विभाग शामिल हैं और सबसे ज़्यादा 22 पुलिस डिपार्टमेंट के लोग ट्रैप हुए हैं दोस्तों। तो आज भी सबसे भ्रष्ट जो डिपार्टमेंट है वो पुलिस विभाग का ही माना जा रहा है दोस्तों, और ये इन आंकड़ों से भी ये स्पष्ट हो रहा है। और पुलिस विभाग के अलावा अगर भ्रष्ट विभाग में माने हम तो रेवेन्यू का विभाग भी इसमें अव्वल है और पंचायती राज विभाग भी इसमें अव्वल है दोस्तों। तो इनको ये बहुत ही संभलने वाली बात है, और भ्रष्टाचार जो है दोस्तों कतई अच्छा नहीं है। और ऐसा अगर आप भी अपने आसपास किसी अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए या मांगते हुए देखें तो आपको पकड़ाना चाहिए ऐसे अधिकारियों को, ये हमारे देश के ऊपर कलंक है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों मंगलवार को भी जिस प्रकार से हमारे परलिका नज़दीकी गांव है, नौर तहसील का परलिका गांव जो है, मंगलवार को 20,000 की रिश्वत लेते हुए एक पटवारी को परलिका में ट्रैप किया गया था। तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है दोस्तों, और ये सभी जगह हो रही है। तो मैं भादरा आसपास के अगर मामलों का जिक्र करूं तो दोस्तों नेत्राणा में 38वें दिन भी बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के द्वारा धरना जारी है और किसान आंदोलन की तरफ से भी धरना लगातार जारी है दोस्तों। तो इस प्रकार से बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति की मांगे हैं दोस्तों, वो मांगों को लेकर उनकी मांगे जायज़ भी है और काफ़ी दिनों से वो धरने पर बैठे हैं। और फ्यूल सरचार्ज जो है, विद्युत शुल्क भी है, स्थायी शुल्क भी है, और इसके अलावा तेज़ रीडिंग निकालने वाले मीटर है दोस्तों, वो भी बहुत बड़ी समस्या बने हैं। और कंप्यूटरों से भी जो बिल आते हैं दोस्तों, उनमें भी बड़ी संख्या में गड़बड़ियाँ पाई जाती है और बिल जो है बढ़कर आते हैं और अधिकारियों द्वारा दबाव बनाया जाता है कि ये बिल आप भरे, अन्यथा आपके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। तो इस प्रकार की जातियों को सहते हुए किसान जो है बड़ी संख्या में धरने पर बैठे और आसपास के गांव के लोग भी धरने को समर्थन कर रहे हैं। और इसी प्रकार से नौहर के भी वार्ड नंबर 38 और 39 में बिजली विभाग की इन लापरवाहियों को लेकर एक शख्स धरने पर बैठा है दोस्तों, राजकुमार सैनी, और उनके द्वारा ये तीसरा दिन है कि आमरण अनशन किए हुए हैं नौहर के अंदर वो दोस्तों। तो राजकुमार सैनी के इस आमरण अनशन पर वहाँ के कई जो पार्षदों समेत अन्य लोगों ने भी धरने का समर्थन किया है दोस्तों। उनके अगर हम नाम बताएं तो पार्षद सुमन सैनी और पूर्णमल पारिक, राजकुमार पारिक और गणेश सैनी और विनोद गोल्याण, बसंत तिवाड़ी और दोस्तों विजय भार्गव और मजीद खान, महेंद्र भारती, कृष्णा देवी और पार्षद मुश्ताक के अलावा राकेश सिसारिया आदि अनेक लोग धरने को समर्थन देते हुए प्रतीत हो रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार से धरने जो है वो प्रशासन के लिए चुनौती है। और दोस्तों इसके साथ अगर हम नवरात्रा की आज पूजा घर घर में हो रही है दोस्तों, नवरात्रा कल से लगे हुए हैं, तो इस प्रकार से मंदिरों में किसी प्रकार की पूजा नहीं देखी जा रही है। ये एक सुखद पहलू भी है दोस्तों, क्योंकि घरों में लोग पूजा कर रहे हैं। तो मैं इसी के साथ रमज़ान के पवित्र माह पर भी मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन करूँगा, गुजारिश करूँगा कि वो रमज़ान की पवित्र नमाज जो है अपने अपने घरों में पढ़ें। तो इसी के साथ जिज्ञाश्री बड़ी में आनंद गिरी जी महाराज हैं, उन्होंने एक बस स्टैंड के ऊपर मटका प्याऊ का उद्घाटन किया है दोस्तों। ये गर्मी, भीषण गर्मी को देखते हुए और राहगीरों को राहत प्रदान करने वाला कदम है दोस्तों। कन्हैयालाल शर्मा द्वारा लगाई गई इस छबील में, इस प्याऊ में राहगीरों को बड़ी संख्या में राहत मिलेगी दोस्तों। इसी के साथ आज
बादरा में जय अम्बे गैस एजेंसी को जो है परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बादरा की जय अम्बे गैस एजेंसी है दोस्तों, किशन लाल जी यादव एडवोकेट है, उनकी है, तो उनको एक परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया। और ये अवार्ड जो है उनको सम्मानित क्यों किया गया है, ये हनुमानगढ़ के अंदर एक कार्यक्रम था दोस्तों 2020 और 2021 के लिए। और इस कार्यक्रम का नाम मैं अगर कहूँ तो दोस्तों परफॉर्मेंस अवार्ड ही था इसका नाम, और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ये था। और ज़्यादा रिफिल करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड मंगलवार को हनुमानगढ़ में डिस्ट्रीब्यूटर सम्मेलन हुआ, उसके अंदर ये दिया गया। और संचालक सुनील यादव है, उन्होंने ये अवार्ड लिया दोस्तों, और उनको बहुत बहुत बधाइयाँ भी इस अवसर पर दी गई। तो इसी के साथ दोस्तों बादरा और आसपास के क्षेत्रों के आज के 7 बजे समाचार में इतना ही। और कल ठीक 7 बजे हम फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई घटनाओं के साथ और कोरोना के भी नए समाचारों के साथ। क्योंकि दोस्तों कोरोना के जो कल मामले जो जांच सैंपल भेजे गए थे उनकी रिपोर्टें आनी हैं, तो देखते हैं कहीं बादरा नौर, बादरा, राजगढ़, तारनगर आसपास के क्षेत्रों में कहीं कोरोना बम ना फूटने पाए। तो देखते रहिएगा। और हमारा वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलिएगा। तो इसी के साथ कल ठीक 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे, मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।